इंडियन एयरफोर्स अभी 2021 तक 6 A330 एरियल टैंकर को लीज पर लेने की प्लानिंग कर रहा है। इंडियन आर्मी की हेडक्वार्टर की तरफ से अभी एडिशनल 370 साको TRG स्नाइपर राइफल को खरीदने के लिए क्लियरेंस दिया जा चुका है। व्लादिमीर पुतिन के रशिया के प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन करने वाली बात और उनकी तबीयत खराब होने वाली बात को लेकर अभी क्रेमलिन की तरफ से क्लैरिफाई किया गया है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट के मुताबिक इंडियन आर्मी अभी अखंड भारत को बनाने की कोशिश कर रही है। और क्या भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच होने वाली मीटिंग के साथ साथ ही भारत और चाइना के बीच चल रही तनाव को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सभी को याद होगा हमारी नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर मिलिट्री इक्विपमेंट को लीज पर लेने का प्रोविजन ऐड किया गया था। इसी के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी मल्टी रोल टैंकर्स को लीज पर लेने की बात किया जा रहा है और इसमें एयरबस की A330 एयरक्राफ्ट को लीज पर लिया जाएगा। वैसे अभी हमको कम से कम ऐसे 6 एडिशनल टैंकर की जरूरत पड़ने वाली थी, जिनको अगर भारत खरीदने के लिए जाएगा तो इसमें कम से कम 5 साल का वक्त लगने वाला है। लेकिन अगर अभी इनको लीज पर ले लिया जाता है तो इसको एक ही साल के अंदर फाइनल किया जा सकता है और इसको लेके अभी 2021 की शुरुआत से ही एयरबस के साथ बातचीत की प्रक्रिया को शुरू किया जाने वाला है। इन एयरक्राफ्ट को अभी ड्राई और लीज दोनों ही प्रोविजन के अंदर लिया जा सकता है और 6 के 6 एयरक्राफ्ट हर वक्त ऑपरेशनल कंडीशन में रहने वाले हैं। अब A330 एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिस वजह से अगर इसे हम टैंकर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस दौरान उसको कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर किसी अलग रोल में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट को अभी कम से कम 2 साल के लिए और मैक्सिमम 7 साल के लिए लीज पर लिया जा सकता है और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स चाहे तो इन एयरक्राफ्ट को परमानेंटली खरीद सकता है और इनिशियली इसको रजिस्टर किए गए कंपनी के क्रू मेंबर्स के द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा और इसके मेंटेनेंस और सर्विस वगैरह सिविल एविएशन अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। अब इस दौरान एयरबस की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के क्रू मेंबर्स को A330 एयरक्राफ्ट के साथ फैमिलियर कराया जाएगा और साथ ही इसको कैसे ऑपरेट करना है और इसमें एयर टू रिफिल किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की स्नाइपर राइफल को लेके है। जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन आर्मी की स्नाइपर की तरफ से अब एक पाकिस्तानी स्नाइपर को मार गिराया गया था और इसी दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से साको TRG 42 स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया गया था। पिछले साल इनको लिमिटेड नंबर में खरीदा गया था और इनको अभी हमारी स्पेशल फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी इसको पिछले 1 साल से इस्तेमाल करने के बाद पैरा SF की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया था। इसी वजह से एडिशनल साको TRG 42 स्नाइपर राइफल को खरीदने के लिए बातचीत शुरू किया गया है और कल इस बात को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन आर्मी के बीच इसको लेकर मीटिंग को बुलाई गई थी, जिसमें 370 के आसपास नए साको TRG स्नाइपर को खरीदने के लिए क्लियरेंस दिया गया था और जहां तक मुझे बताया गया कि सभी पेपर वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये साको TRG स्नाइपर राइफल सीरीज का मॉडल 42 स्नाइपर राइफल होने वाला है। इसमें 308 लैपटॉप मैग्नम का इस्तेमाल किया जाता है और ये 1500 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकते हैं। अभी जिन 370 के आसपास स्नाइपर राइफल खरीदे जाएंगे, इनको स्पेशल फोर्सेस नहीं बल्कि हमारी रेगुलर इन्फेंट्री यूनिट के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और जल्द ही पाकिस्तान की तरफ से कंप्लेन किया जाएगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एम बॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर मैजिक बुलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि रशिया के प्रेसिडेंट अभी अपने पद से रिजाइन करने वाले हैं, क्योंकि इसके पीछे उनके कुछ हेल्थ इशू थे और वो अभी एक तरीके से नर्वस सिस्टम डिजीज से गुजर रहे हैं, जिस वजह से वो अभी अपने पद से रिजाइन करने वाले हैं। लेकिन अभी इस बात को लेकर रशिया की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है और रशिया का कहना है कि ये जो भी खबर अभी मीडिया में सामने आई थी ये सब फेक न्यूज था। सबसे पहले इस तरीके की आर्टिकल को ब्रिटिश न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था, जिसके बाद ये खबर बिजली की तरह सोशल मीडिया में और ट्विटर में फैलने लगा था और उस आर्टिकल के मुताबिक किसी समिट के दौरान ये नोटिस किया गया था कि व्लादिमीर पुतिन अपने पैर को काफी फ्रिक्वेंटली इधर उधर कर रहे थे, जो कि एक तरीके से पार्किंसन डिजीज का संकेत था और ऐसा उस आर्टिकल में बताया गया था। जबकि अभी रशिया के ऑफिशियल स्पोक पर्सन के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है और पुतिन बिल्कुल सही सलामत है और उनको कोई भी बीमारी नहीं है। साथ ही उस आर्टिकल में एक और बात बताया गया था कि उनकी गर्लफ्रेंड और बेटियां यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि पुतिन अभी और ज़्यादा समय तक प्रेसिडेंट के तौर पर काम करे, लेकिन इस बात को भी क्रेमलिन की तरफ से खारिज कर दिया गया है।
अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है और पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट को सुनने के बाद मैं कंफर्म हो चुका हूं कि इनके नेता पगलाए हुए हैं। मतलब इन लोगों का मानसिक संतुलन एकदम से हिल चुका है। अब रिसेंटली हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान और चाइना अभी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये खतरा हमेशा के लिए बना रहने वाला है और इसके लिए हमें हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा। अब इस बात को लेके पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन आर्मी में अभी रेडिकलाइजेशन बढ़ने लगा है जो कि आगे चल के साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के ऊपर काफी असर डालने वाला है। अब साथ ही पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के ऊपर ये इल्जाम लगा है कि ये भी अभी बीजेपी, आरएसएस या फिर हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करके चलने लगी है जिसमें अखंड भारत आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है और इसमें आगे चल के भारत अपनी बॉर्डर को एक्सपैंड करने की कोशिश कर सकता है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि इंडियन आर्मी जो कि दुनिया का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन होने के बाद भी इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगा है और कश्मीर के लोगों के ऊपर अभी भारत की तरफ से काफी अत्याचार किया जा रहा है। अगर आप अभी पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के स्टेटमेंट के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के स्टेटमेंट को किस लॉजिक को आधार करके पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ जोड़ दिया गया है, तो भाई मैंने पहले भी बता रखा है कि शरीफ लड़कों को गर्लफ्रेंड और पाकिस्तानी नेताओं के स्टेटमेंट में लॉजिक मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगला अपडेट मैलवेयर एक्सरसाइज को लेके है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 17 से 20 नवंबर तक मैलवेयर एक्सरसाइज की दूसरी पार्ट को अरेबियन सी में कंडक्ट किया जाएगा। इसमें इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस विक्रमादित्य, यूएस नेवी की यूएसएस निमित्ज और ऑस्ट्रेलिया और जापान की तरफ से 2 डिस्ट्रॉयर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को गोवा के तट पर कंडक्ट किया जाएगा जिसमें एक फुल फ्लेज्ड की नेवल वॉरगेम एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाएंगे और इस बार की जो एक्सरसाइज होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव होने वाला है क्योंकि इसमें सभी क्वाड कंट्री यानी कि भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज को जहां पर कंडक्ट किया जा रहा है यहाँ पर क्वाड कंट्री के अलावा अलग अलग देशों की वॉरशिप्स भी डिप्लॉयड हैं और अरबियन सी से लेकर पर्शियन गल्फ के अंदर ही लगभग 70 के आसपास वॉरशिप मौजूद हैं जो कि अलग अलग देशों से बिलोंग करती हैं और इसमें चाइना की वॉरशिप्स भी मौजूद हैं। वहीं पर इसी दौरान जो एक्सरसाइज किया जाएगा उसमें स्पेशली इसको चाइना को काउंटर करने के लिए एम करके किया जा रहा है और ये बात अच्छी तरीके से चाइना को भी पता है कि इंडियन ओशन रीजन में और इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड क्यों एक्टिव हो रहा है और इसी वजह से अभी मैलवेयर एक्सरसाइज को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था जिसमें से एक को बे ऑफ बंगाल में और दूसरे को अरेबियन सी में कंडक्ट किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर आप भारत की चाइना स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पर गौर करेंगे तो किसी भी नेवल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत की तरफ से सबसे पहले चाइना की सप्लाई लाइन को चोक करने की कोशिश की जाएगी जिसमें वो या तो मलाका स्ट्रेट को चोक करेगी या फिर उसके साथ गल्फ को भी चोक करेगा और इन्हीं 2 मेन पॉइंट को चोक करने के बाद चाइना की सप्लाई लाइन ऑलमोस्ट खत्म पड़ जाएगी और अभी क्वाड की तरफ से भी उन्हीं 2 रीजन में एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। अब अगले साल तक भारत अपने नेवी में आईएनएस अरिगट और आईएनएस विक्रांत को भी शामिल करने वाला है जिसके बाद भारत की ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 2-2 न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉयड रहने वाले हैं। पर फिर भी अभी भारत को एक ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए एक तीसरी कैरियर की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट रशिया की मेजर आर्म मैन्युफैक्चरर कालाश्निकोव की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कालाश्निकोव की मैक्सिमम शेयर को अभी किसी और ने हासिल कर लिया है। हालांकि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि जिन्होंने भी अभी इसकी मैक्सिमम शेयर को हासिल किया या फिर खरीदा है वो भी रशिया के हैं और वो पहले से ही रशिया के डिप्टी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अलन लुश्निकोव जो कि 2017 और 18 के बीच रशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके थे, उन्होंने अभी कालाश्निकोव की ऑलमोस्ट 75% के आसपास शेयर को हासिल कर लिया है। इससे पहले इसकी मेजॉरिटी से रशिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर अलेक्सी क्रिबोरिचेक के पास मौजूद थे लेकिन उनके ऊपर अभी यूरोपियन यूनियन की तरफ से कुछ सैंक्शन लगा दिया गया है जिस वजह से इसी मौके का फायदा उठाकर अलान ने अभी कालाश्निकोव की मेजर शेयर को हासिल कर लिया है। अब इस डील की कीमत क्या थी ये तो अभी खुले तौर पर बताया नहीं जा रहा है लेकिन रशियन न्यूज़पेपर के मुताबिक इस डील की कीमत कम से कम 1 बिलियन रूबल से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ ही कालाश्निकोव के टोटल शेयर में से लगभग 74% के आसपास अभी अलान के पास है, 25% के आसपास रोस्टेक कॉर्पोरेशन के पास है और साथ ही 1% शेयर भी कालाश्निकोव के पास मौजूद है जिसको एक थर्ड पार्टी की कंपनी THK इन्वेस्ट की तरफ से होल्ड किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके, जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि एक बार फिर से भारत और चाइना के बीच कोर कमांडर लेवल में मीटिंग अरेंज किया गया था लेकिन फिर भी हमेशा की तरह इसका भी कोई डायरेक्ट फायदा हमको नहीं मिला है। इस मीटिंग को अभी मोल्डो में अरेंज किया गया था और ये लगभग 10 घंटे तक चला था पर इसमें चाइना की तरफ से जितने भी प्रपोजल भारत को दिए गए थे उन सभी को भारत की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था। साथ ही भारत की तरफ से जो प्रपोजल दिए गए थे उनको चाइना की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था। बताया गया कि ये मीटिंग आगे भी अरेंज किए जाएंगे और ये तब तक अरेंज किए जाएंगे
जब तक भारत और चाइना के बीच कंप्लीट डिसएंगेजमेंट को हासिल नहीं किया जाता या फिर तनाव को पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया जाता है। लेकिन इस तनाव को कम करने की जो आखिरी उम्मीद है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को बताया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आपस में आमने सामने होने वाले हैं। इसके अलावा 13 से 15 नवंबर तक चलने वाली एशियन समिट के दौरान, 17 नवंबर को होने वाली ब्रिक्स समिट के दौरान और 21 और 22 नवंबर को होने वाली G20 समिट के दौरान भी पीएम मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आपस में आमने सामने होने वाले हैं। अब अगर इसी दौरान दोनों देशों के लीडर आमने सामने मिलते हैं और इस बात का कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो तब जाके इस तनाव को कम्प्लीटली खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सीधी सी बात यह है कि जैसे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया था कि चाइना के साथ किसी भी वक्त जंग हो सकती है, क्योंकि हाल ही में हुई मीटिंग के दौरान चाइना की तरफ से भारत को ये प्रस्ताव दिया गया था कि वो अपने टैंक्स और आर्टिलरी गन्स को पीस टाइम लोकेशन में ले जाने के लिए राजी है। लेकिन भारत को अभी पांगोंग की साउथ बैंक में मौजूद सभी स्ट्रेटेजिक हाइट से पीछे हटना पड़ेगा और साथ ही फिंगर 4 को अब से ग्रे जोन के तौर पर रखा जाएगा और इसी बात को लेकर भारत की तरफ से सीधे तौर पर इनकार किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।